हे वेलकम टू द लेमैन वे। एंड गाइस, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स फरवरी से अप्रैल तक के। तो जो पिछले करंट अफेयर्स हैं मई टू जून, वो हमने मई टू जनवरी, मई 2020 से लेकर जो जनवरी तक के करंट अफेयर्स हैं वो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं इसी प्लेलिस्ट में। तो जाके पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने गवर्नमेंट स्कीम्स के प्लेलिस्ट को ख़त्म किया था, है ना। तो गवर्नमेंट स्कीम्स भी हमारा भी कंप्लीट हो चुका है, और आने वाली जो भी करंट अफेयर्स हैं उनकी गवर्नमेंट स्कीम्स हम इन्हीं लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैं कहता रहता हूँ, आगे बढ़ने से पहले डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार सब्सक्राइब, क्योंकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा आगे पढ़ाने का और आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट लाने का। सो डू सब्सक्राइब एंड डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स एज वेल। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एक, वो अनाउंसमेंट ये है कि आगे हम लोग 2 सीरीज़ लाने वाले हैं। एक आएगी मैप्स रिवीजन सीरीज़, है ना। तो मैप्स का रिवीजन पूरा होगा, 20-25 लेक्चर्स रहेंगे उसमें, मैप्स का रिवीजन सीरीज़। और एक आएगा पॉलिटी का सीरीज़, है ना। तो ये जो 2 सीरीज़ हैं ये हम अपनी वेबसाइट पे ही लॉन्च करेंगे। फ्री कोर्सेज़ के सेक्शन में आपको जाके ये मिलेंगी। तो अगर अब तक आपने रजिस्टर नहीं किया है अपने आप को साइट पे, तो ज़रूर जाके अपनी आपको साइट पे रजिस्टर कर लें। साइट का नाम है www.thelaymanway.com, है ना। तो thelaymanway.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर करिए प्लीज़, है ना। और आगे आने वाले फ्री कोर्सेज़ वहीं पे ही रहेंगे, सो आपको पता भी चलता रहेगा, है ना। और अगर आपको कोई मेंटरशिप गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अपने हमारी वेबसाइट पे जाके, एंड दैट इज़ ऑल फॉर फ्री। सो डू मेल अस, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो queries@thelaymanway.com पे भी आप हमको मेल कर सकते हैं, है ना। उस पर भी हम आपका क्वेरी क्लियर करेंगे और हम शेड्यूल भी कर सकते हैं कॉल उस पर। सो यही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के साथ, है ना। तो सबसे पहला पार्ट आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, है ना। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट न्यूज़ में था दैट वाज सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, है ना। तो जजेस जो हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, है ना, तो ये कैसे अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, ये हम आज देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है हमारे प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट साहब हमको इनको अपॉइंट करते हैं, राइट। तो प्रेसिडेंट किनका रिकमेंडेशन लेते हैं? प्रेसिडेंट कोलोजियम का रिकमेंडेशन देते हैं, है ना। कोलोजियम कहाँ गया ये, है ना, कोलोजियम सिस्टम का रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट लेते हैं, राइट। तो अब ये कोलोजियम सिस्टम जो आया था उसका हम एक बार एवोल्यूशन भी पढ़ लेते हैं कि ये इवॉल्व कैसे हुआ था। तो सबसे पहले आया था फर्स्ट जजेस केस, उसके बाद आया था सेकंड जजेस केस, है ना, उसके बाद आया था थर्ड जजेस केस, है ना। इसी को ही हम बोलते हैं कोलोजियम वाला सिस्टम, राइट। इसी को ही हम बोलते हैं कोलोजियम वाला सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एक और आया था फोर्थ जजेस केस भी आया था, बट वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया था, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट जजेस जो केस था, जो फर्स्ट जजेस केस था उसमें क्या था? उसमें ये था कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, बट ही हैज़ टू कंसल्ट विद सीजीआई, है ना। तो उसको सीजीआई के साथ कंसल्ट करना था, ठीक है। सीजीआई के साथ कंसल्ट करना था, मतलब कि बस व्यूज़ एक्सचेंज करने थे कि भाई जैसे मान लो आप हो सीजीआई और मैं हूँ प्रेसिडेंट, है ना। तो मैंने पूछा यार आपसे कि यार इसको अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं, है ना। आपने बोला यार मेरे को नहीं लगता इसको अपॉइंट करना चाहिए, है ना। तो ये आपने बस अपना व्यू दे दिया, है ना, कि आपको नहीं लगता ये अपॉइंट करना चाहिए, इसको करना चाहिए कि नहीं, है ना। बाकी मानना ना मानना मेरे ऊपर है ना। तो ये था फर्स्ट जजेस केस में, है ना। फिर आया सेकंड जजेस केस। तो सेकंड जजेस केस में क्या हुआ? सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कंसल्टेशन हो रहा है ना, कंसल्टेशन जो प्रेसिडेंट कर रहा है सीजीआई से, वो उसका कॉन्करेंस होना ज़रूरी है। कॉन्करेंस होना मतलब कि आपको जो सीजीआई बोल रहा है उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। और सीजीआई अकेले नहीं करेगा, सीजीआई ये 2 एडिशनल जजेस को कंसल्ट करके करेगा, ठीक है। तो पहले जजेस केस में क्या हो रहा था? सीजीआई बस अकेला सीजीआई ही था जो व्यू दे रहा था इस चीज़ में कि इसको अपॉइंट XYZ पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। बट सेकेंड जजेस केस में क्या हुआ? सीजीआई को जो है सीजीआई को कंसल्टेशन लेना था किसके साथ? 2 और एडिशनल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, है ना। उसके बाद ये टोटल अपना इसको वो देगा प्रेसिडेंट को, बेसिकली ये कंसल्ट करेगा, या फिर कॉन्करेंस होना चाहिए सीजीआई का। जो भी सीजीआई बोलेगा वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, है ना। तो बाइंडिंग हो गई एडवाइस बेसिकली सीजीआई की सेकंड जजेस केस में। फिर थर्ड जजेस केस में क्या हुआ? थर्ड जजेस केस में ये हुआ कि थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सीजीआई जो है ना, सीजीआई बस पहले क्या कर रहा था? सेकंड जजेस केस में 2 जजेस के साथ कंसल्ट कर रहा था। अब 2 जजेस के साथ नहीं करना है, अब इसको 4 जजेस का कोलोजियम के साथ डिस्कशन करना है, ठीक है।
समझ में आया? 4 जजेस का कोलोजियम होगा तभी पूरा कंसल्टेशन प्रोसेस वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो थर्ड जजेस केस में क्या बोला, कोलोजियम जिसको हम बोलते हैं, व्हाट इज कोलोजियम। तो कोलोजियम क्या होता है कि 4 जजेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस होंगे प्लस CGI, ठीक है। ये लोग आपस में मिलके क्या करेंगे, ये लोग आपस में मिलके कंसल्ट करेंगे कि XYZ पर्सन को जज अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। अगर इन चार में से 2 भी लोग बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो भी CGI अपनी एडवाइस नहीं दे सकता, है ना। उस पर्सन को अपॉइंट करने के लिए वो एडवाइस नहीं दे सकता। सबका कॉन्करेंस, मतलब एटलीस्ट 3 का इसमें कॉन्करेंस होना चाहिए, समझ में आ गया। एटलीस्ट 3 का कॉन्करेंस होना चाहिए, तभी CGI वो बात, एडवाइस, जो भी रिकमेंडेशन है वो देगा। और ये जो भी रिकमेंडेशन CGI देगा, है ना, दैट वुड बी बाइंडिंग। ये आपको याद रखना, ये जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर बाइंडिंग होगी। तो प्रेसिडेंट इसमें कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, प्रेसिडेंट बस एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का। बाकी जो मेन डिसीजन है वो कौन ले रहा है, कोलोजियम क्या है, 4 जजेस का जो ये काउंसिल होता है जिससे CGI कंसल्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कोलोजियम, ठीक है। समझ में आया। तो ये था थर्ड जजेस केस। उसके बाद इसके एक और बाद आया था फोर्थ जजेस केस, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई गेस था वो, है ना, जिसमें आया था फोर्थ जजेस केस। तो फोर्थ जजेस केस में क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई थी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि इन्होंने इस गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो NJC होगी, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगी, इसमें जो याद है थर्ड जजेस केस में हम ये बात कर रहे थे कि 4 जजेस का कोलोजियम होगा, है ना। अब ये वो लोग बोल रहे थे कि इन 4 जजेस में से एक जो होगा वो गवर्नमेंट का आदमी होगा, एक लॉ मेंबर होगा इसमें, इस कोलोजियम में, है ना। तो तब जाके कंसल्टेशन प्रोसेस होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार ये तो बेकार पे आता है ना, इससे तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैम्पर हो रही है ना। इससे क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैम्पर हो रही है, इससे जुडिशरी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, राइट। क्योंकि आप गवर्नमेंट का आदमी एक आ गया, है ना, मान लो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस है तो वो अपनी ही जज को फेवर करेगा, है ना, जो उसका जज होगा उसी को फेवर करेगा, राइट। तो इसीलिए इसको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज इन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, है ना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज इन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता हुआ कोई भी चीज़ होगा उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है, राइट। अब इसमें आया क्या, इसमें अभी न्यूज़ में क्या था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है ना, आर्टिकल 124 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट शैल मेक सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट्स आफ्टर कंसल्टिंग विद CGI एंड अदर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एज नेसेसरी, है ना। तो ये कंसल्टेशन का प्रोसेस कहाँ डिफाइंड है, आर्टिकल 124 में, है ना। उसके बाद एक और आर्टिकल आता है 217 जो कि हाई कोर्ट के लिए होता है ना। तो ये आर्टिकल 124 वॉज फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज का जब अपॉइंटमेंट होता है तो आर्टिकल 124 आता है। और हाई कोर्ट के जजेस का जब अपॉइंटमेंट होता है तो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना होता है किसके साथ, CGI के साथ, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, गवर्नर के साथ, जो स्टेट का गवर्नर होगा जिस हाई कोर्ट में जज अपॉइंट होना है, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना। तो इनके साथ जो है, इनके साथ बेसिकली कंसल्टेशन करना पड़ता है ना। तो ये कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 217 में, समझ में आया। कोलोजियम हमने पढ़ लिया, थर्ड जजेस केस हमने पढ़ लिया, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ इन्वोक्ड आर्टिकल 224A फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, है ना। तो अब रिटायर्ड जजेस का भी एक बार हम देख लेते हैं, है ना। तो जैसे कोई जज होता है ना, जब वो रिटायर हो जाता है ना, तो अब देखते हो आप कि भाई सुप्रीम कोर्ट में केसेस तो बहुत सारे हैं ना। तो नॉर्मल जो जजेस हैं वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको बोला जाता है कि आप कुछ टाइम के लिए आइए, है ना, और एज अ जज मतलब काम करिए, है ना। तो इसको, ये प्रोसीजर जो होता है जिसके थ्रू रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया जाता है टेम्प्रेरी बेसिस पे, वो आर्टिकल 224A में दिया हुआ है ना। ये 224A में किसका है, जब हाई कोर्ट में अपॉइंट करना हो, है ना। तो बेसिकली अगर हाई कोर्ट में आपको जज अपॉइंट करना है टेम्प्रेरी बेसिस पे, ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 224A, है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो इसमें अपॉइंट कौन करता है, इसमें अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही अपॉइंट करता है वो रिटायर्ड जज को अगर अपॉइंट करना है एज एन एडॉक जज तो कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है, ठीक है। इसके लिए इसको प्रायर कंसल्टेशन लेनी पड़ती है, किससे, प्रेसिडेंट से। तो ये आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट की प्रायर कंसल्टेशन चाहिए होती है, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कोई टेम्प्रेरी जज अपॉइंट करना है ना, कोई टेम्प्रेरी जज हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है तो उसको प्रायर कंसेंट किसका चाहिए होता है, प्रेसिडेंट का। कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 224A में, है ना। तो ये आपको पूरा का पूरा याद रखना है, समझ में आ गया। ऐसे ही सिमिलर चीज़ होती है सुप्रीम कोर्ट में भी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर
रिटायर्ड जज को अपॉइंट करना हो तो चीफ जस्टिस ही करता है, और उसमें आपको प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए होता है। समझ में आ गया? ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, अगर जाओ तो स्टैटिक क्वेश्चन में जाके पढ़ सकते हो। उसमें 3 चीज़ें दी हैं, एक आता है एक्टिंग जज, है ना, एक आता है एडहॉक जज, ठीक है, और एक होता है रिटायर्ड जज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बार जाके रिवाइज़ कर लेना, मैंने सिर्फ रिटायर्ड जज का आपको बताया है ना। तो जो एक्टिंग जज होता है, एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट में अगर एक्टिंग जज को अपॉइंट करना है तो कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है ना। अगर एडहॉक जज को अपॉइंट करना होता है तो कौन करता है? CGI करता है, चीफ जस्टिस करता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अदर सेंस, है ना। तो ऐसे ही करके हाई कोर्ट के लिए भी होता है ना। हाई कोर्ट के लिए भी आपको खुद से देखना है क्या है, और आपको कमेंट नीचे कमेंट करना है कि कौन करता है। एक्टिंग जज को अपॉइंट हाई कोर्ट में कौन करता है, एडहॉक जज को अपॉइंट हाई कोर्ट में कौन करता है ना। ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, जाके एक बार रिवाइज करके नीचे कमेंट करके बताना कौन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज सेडिशन लॉ इन इंडिया, है ना। तो व्हाट इज सेडिशन? सबसे पहली बात तो सेडिशन होता क्या है? सेडिशन क्या होता है? तो सेडिशन इज़ बेसिकली अगर कोई ऐसा बंदा, है ना, कोई भी ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्पीच दे रहा हो जिसके थ्रू गवर्नमेंट के लिए हेट्रेड पैदा हो रही हो, या फिर कंटेम्प्ट हो रहा हो गवर्नमेंट का, है ना, कंटेम्प्ट हो रहा हो गवर्नमेंट का, या गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंस क्रिएट हो रहा हो, वायलेंस इंड्यूस हो रहा हो गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये सारे जो एक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं सेडिशन, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, सेडिशन की डेफिनेशन क्या होती है। ऑफेंस कमिटेड ओनली व्हेन एनी पर्सन ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट, हेट पैदा करे गवर्नमेंट के खिलाफ, या कंटेम्प्ट पैदा करे मतलब डिसोबे करे कोई रूल, ठीक है, या फिर अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन, है ना। डिसअफेक्शन या डिसअफेक्शन का मतलब है डिसलॉयल्टी वाली फीलिंग हो गई, है ना, कि हम गवर्नमेंट के रूल्स को ओबे ना करें, है ना, डिसलॉयल्टी वाली फीलिंग, है ना, उसको हम बोलते हैं डिसअफेक्शन। अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना, टूवर्ड्स द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया बाय, कैसे करेगा, किस मीन्स के थ्रू करेगा, या तो बोल के करे, है ना, या फिर कोई साइंस लगा के करे। जैसे आपने देखा होगा कि भाई पोस्टर पे पोस्टर पे ऐसे लिख देते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ गंदा संदा, है ना, तो दैट इज ऑल्सो सेडिशन, है ना। पोस्टर पे मान लो आपने लिख दिया कि मोदी सरकार खराब है या ये है या जो भी XYZ है, तो दिस इज सेडिशन, यू कांट डू दिस, राइट, है ना। आप नहीं कर सकते ऐसे क्रिटिसाइज, इस टाइप से नहीं कर सकते कि भाई जिससे वॉयलेंस इंड्यूस हो रहा हो। मान लो आपने कोई पोस्टर बनाया, उसमें कुछ ऐसा लिख दिया गवर्नमेंट के खिलाफ जिससे वॉयलेंस इंड्यूस हो रहा है ना, तो वो आप नहीं कर सकते। साइंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, है ना, स्पोकन या फिर रिटन, वर्ड्स या फिर स्पोकन हो या फिर रिटन हो, है ना, दोनों ही केसेस में नहीं हो सकता, है ना। और उसके बाद क्या है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या फिर कोई ऐसे कोई ऐसा विजिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब मान लो पुतला जला रहे हो आप किसी का, कोई चीज़ करके, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसके थ्रू डिसलॉयल्टी इन्हांस हो रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे सेडिशन। तो दिस इज़ अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेडिशन। और सेडिशन क्या है? सेडिशन इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, है ना, इसमें बेल नहीं मिलती। अगर कोई आप चार्ज होते हो सेडिशन में तो आपको बेल नहीं मिलेगी। कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 124 ऑफ IPC जो है वो सेडिशन से डील करता है। और सबसे पहला केस कब रजिस्टर्ड हुआ था? 1891 में सेडिशन का केस, सबसे पहला केस इंडिया में रजिस्टर हुआ था। किसके खिलाफ? JC बोस के खिलाफ। कौन है ये? जोगेंद्र बोस। ये बेसिकली एक एडिटर थे जिन्होंने जो एक न्यूज़पेपर था बंगो भाषी, उसको ये एडिट करते थे। उसमें इन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल जो है उसके खिलाफ कुछ आर्टिकल लिखा था। तो इसमें आपको पता होना चाहिए एज ऑफ कंसेंट बिल क्या है ना। व्हाट वाज एज ऑफ कंसेंट बिल? तो एज ऑफ कंसेंट बिल ब्रिटिश के टाइम पे आया था। इसमें क्या था कि जो सेक्सुअल रिलेशंस की एज है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो एज है उसको 10 टू बढ़ा के 12 कर दिया गया था, है ना। तो आप ये देखो कि कितना कम एज पे लीगली अलाउ किया हुआ था कि आप किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो, राइट। सो दिस इज़ वेरी शेमफुल, है ना। तो ये था एज ऑफ कंसेंट बिल, कि उसमें जो एज है उसको बढ़ा के 10 से 12 ईयर्स कर दिया गया था, राइट। सो इसमें उन्होंने इसके अगेंस्ट आर्टिकल लिख दिया था, तो इनको बेसिकली क्या हुआ, इनको चार्ज कर दिया गया था, है ना। अगर किसी भी पर्सन को इससे एज सेडिशन से चार्ज किया जाता है तो वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो बस आपको यही याद रखना है, 3-4 बातें इसमें याद रखनी है। सेडिशन होता क्या है, डेफिनेशन, है ना। सेक्शन 124 ऑफ IPC से डील करता है। पहला केस कहाँ था? 1891 में जोगिंदर चंद्र बोस के खिलाफ था। एज ऑफ कंसेंट बिल के खिलाफ उन्होंने कुछ लिख दिया था क्रिटिसाइज़ करते हुए, तो उसके लिए उनको अंदर कर दिया गया था, है ना। उसके बाद नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना, बेल नहीं मिलती है इसमें, है ना। और गवर्नमेंट जॉब से बाहर हो जाते हो अगर आप इससे चार्ज होते हो, राइट। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब
नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, है ना। एक एक करके देखते हैं क्या होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहला आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड? नाम से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब पूरी कंट्री में जितने भी रिलीजन है, जितनी भी डाइवर्सिटी है पूरे इंडिया में, उस सबके ऊपर बराबर एप्लीकेबल होगा ये लॉ। जो भी ये कोड है, जो भी ये कोड है, सिविल मतलब लोगों के ऊपर, है ना। जो सिविल मतलब लोग हैं उनके ऊपर ये कोड यूनिफॉर्मली अप्लाई होगा, चाहे आप हिंदू हो, है ना, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, है ना, सॉरी, चाहे आप हिंदू हो, है ना, चाहे आप मुस्लिम हो, सबके ऊपर बराबर लॉज एप्लीकेबल होंगे, सेम लॉ एप्लीकेबल होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो ये बोलता क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड कि अभी देखो, अभी एट प्रेजेंट क्या है, हिंदूज़ के जो पर्सनल लॉज हैं वो अलग हैं, मुस्लिम्स के जो पर्सनल लॉज हैं वो अलग हैं, है ना। तो अब देखा होगा आपने कि भाई मुस्लिम में ट्रिपल तलाक चलता है ना, तलाक 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 बोल दो तो तलाक हो जाता है। हिंदू में ऐसा नहीं होता है ना, यू हैव टू गो टू कोर्ट और वो सब कचहरी का चक्कर होता है ना। तो हिंदूज़ में ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों डिफरेंट लॉज है ना बेसिकली। अगर मेरे को तलाक देना है तो ये डिपेंड कर जाएगा मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ, उस टाइप से मेरा लॉ डिफाइन होगा, राइट। उस टाइप से मैं प्रोसीजर कर सकता हूँ। तो अभी जैसे हिंदूज़ के अगर पर्सनल लॉ की बात करें तो हिंदूज़ में कौन कौन से 4 एक्ट हैं, कौन कौन से हैं? हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, है ना। तो ये 4 लॉज बेसिकली हिंदू के पर्सनल लॉज हैं और मुस्लिम में अलग लॉज हैं, राइट। मुस्लिम में अलग लॉज हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है कि ये सारे लॉज हटा के, जितने भी अलग अलग लॉज हैं, इन सारे लॉज को हटा के एक यूनिफॉर्म कोड आएगा, एक यूनिफॉर्म रिलीजन कोड आएगा जो सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ फॉलो करेंगी। सो दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। समझ में आया? दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अब कौन सा ऐसा स्टेट है, कहीं इम्प्लीमेंटेड है क्या ये इंडिया में? येस, इम्प्लीमेंटेड है। कहाँ है? गोवा में, है ना। तो गोवा ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इम्प्लीमेंटेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डीपीएसपी में ये दिया गया है, लिबरल प्रिंसिपल्स में, है ना। तो जो डीपीएसपी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सोशलिस्ट, है ना, गांधीयन प्रिंसिपल हैं, फिर, है ना, गांधीयन प्रिंसिपल हैं, और फिर एक है लिबरल प्रिंसिपल्स, है ना। तो लिबरल प्रिंसिपल्स में बेसिकली राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, है ना। लिबरल प्रिंसिपल्स के लिए लिबरल प्रिंसिपल्स में बेसिकली ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल दिया हुआ है। क्या नाम है उस आर्टिकल का? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या बोलता है हम देख लेते हैं। डीपीएसपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिर से मैं बताऊंगा डीपीएसपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाके पॉलिटी में, है ना, पॉलिटी में जाके डीपीएसपीज को ज़रूर रिवाइज करिए। देखो, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी जो लक्ष्मीकांत का पहला पार्ट है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो डीपीएसपी देख लो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स देख लो। तो ये बहुत ही ऐसे जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो हमको पता ही है कि भाई ये आना ही है ना, तो उसको हमको गलत नहीं करना है, ठीक है, उसको हमको सही करना है। तो जितनी बार रिवाइज हो सके उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो आर्टिकल 44 के बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 44 क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो स्टेट है ना, स्टेट ये कोशिश करेगा, स्टेट शैल एंडेवर, कोशिश करेगा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कंट्री में लाया जाए, है ना। तो स्टेट क्या कोशिश करेगा? स्टेट ये कोशिश करेगा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कंट्री में लाया जाए, ठीक है। तो यही बस बोलता है कौन? आर्टिकल 44। थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। उसके बाद अगले पार्ट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स? बॉन्ड्स क्या होते हैं? व्हाट आर बॉन्ड्स? हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है व्हाट आर बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, है ना। बॉन्ड क्या होते हैं? एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है ना, सॉरी, बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है ना। उसमें हम क्या करते हैं? बॉन्ड इज़ बेसिकली हम लोन देते हैं किसी को, है ना, तो सरकार हमको बॉन्ड देती है, ठीक है। तो बॉन्ड क्या होता है? अगर मान लो कि बॉन्ड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी को पैसा देते हैं। जैसे मान लो मेरे को आपसे पैसा लेना है ना, मान लो मेरे को आपसे 10 लाख उधार लेने हैं, है ना। तो आप क्या करोगे? मेरे को 10 लाख का बॉन्ड इशू कर दोगे, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑब्लिगेशन है ना, कि अब मैंने आपसे बॉन्ड लिया है ना। अब मैं जब आपको बॉन्ड वापस करूँगा तो आप मेरे पैसे मेरे को वापस दोगे, ठीक है। तो दैट इज़ अ बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड मतलब बंधन, है ना। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो बॉन्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? बंधना किसी से ना, बॉन्ड कर लेना, बंधना, बंधन। तो बंधन मतलब ये होता है कि आपको वो पैसे देने ही है। ऐसा नहीं है कि जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, स्टॉक मार्केट में क्या होता है? इक्विटी और बॉन्ड्स 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी शेयर में करते हो, दैट इज इक्विटी। उसमें अगर पैसे चले गए तो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। आपने इन्वेस्ट किया, वो कंपनी का शेयर नीचे गया, आपके पैसे डूब गए, ठीक है। बट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड इज लाइक अ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट मतलब वो, मान लो अगर सरकार कोई बॉन्ड इशू कर रही है तो वो बंधी हुई है आपसे कि वो आपको पैसा वो रिटर्न करेगी, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ जो भी इंटरेस्ट होता है, 2%, 3% बॉन्ड का जो भी रेट चल रहा होता है, यील्ड चल रहा होता है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड, है ना।
सिंपल भाषा में समझ में आ गया, बंधन, बॉन्ड इज बंधन, राइट। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये होते हैं कि अगर आपको किसी पार्टी को डोनेशन देना है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, आपको उसको डोनेशन देना है ना, जो बड़े बड़े जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं तो वो पार्टीज़ को डोनेशन देते हैं है ना। तो वो डोनेशन जो है वो कैसे दोगे आप? वो दोगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? एक इंटरेस्ट फ्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट फ्री होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग एनोनिमस डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़। दो चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आप पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो, दूसरा आप एनोनिमस दे रहे हो। आपका नाम नहीं लिखा रहेगा कि भाई मुकेश अंबानी ने दिया है कि रतन टाटा ने दिया है, ठीक है, ये नहीं लिखा रहेगा नाम, ये एनोनिमस होगा, किसी का नाम नहीं लिखा होगा, बस अमाउंट लिखा होगा उसमें, है ना। और इस पर कोई आप इंटरेस्ट अर्न नहीं करते हो, इस पर ना पार्टी इंटरेस्ट अर्न करती है ना आप इंटरेस्ट अर्न करते हो, कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं करता है इस पर, ठीक है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये सिर्फ ऐसे सोशल सर्विस है कि आपने पॉलिटिकल पार्टी को दान दे दिया, है ना। उसके बाद आते हैं कौन परचेज करता है, हु परचेसेस इज, कौन परचेज करता है? सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर कोई ऐसी बॉडी जो इंडिया में ही इस्टेब्लिश हुई हो, है ना। जैसे मान लो मैंने कोई कंपनी इस्टेब्लिश करी इंडिया में, है ना। अगर मैंने कोई कंपनी इस्टेब्लिश करी तो अगर मेरे को देना है, मेरे को अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या बोलते हैं डोनेशन देना है, तो मैं उसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दूंगा। अगर सिटीज़न ऑफ इंडिया है तो भी वो ऐसे ही करेगा। मैं अगर सिटीज़न हूँ तो मैं एसबीआई के पास जाऊँगा, मैं बोलूँगा मेरे को इस फलाना पार्टी को, बीजेपी को डोनेशन देना है, तो एसबीआई मेरे को इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेगा। ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। डिनोमिनेशन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कितने कितने पैसों का आप दे सकते हो? तो सबसे लोएस्ट होता है 1000, है ना। 1000 के बाद क्या होता है? इसके 10 के मल्टीपल्स होते हैं। तो 1000 में आप 10 मल्टीप्लाई करो 10,000 आ जाएगा, है ना। 10,000 में मल्टीप्लाई करो फिर क्या आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख के बाद फिर 10 लाख आ जाएगा। 10 लाख के बाद फिर 1 करोड़ आ जाएगा। तो 10 के मल्टीपल्स में 1 करोड़ तक बेसिकली आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू मतलब ले सकते हो एसबीआई से और दे सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ एसबीआई ही इसको इशू कर रहा है ना। उसके बाद सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली ये है कि इसमें इसका टाइम स्पेन क्या होता है, कितने दिन के अंदर इसको इनकैश करना होता है? 15 दिन के अंदर, है ना। तो 15 दिन के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसको इनकैश करना पड़ेगा जब से इशू हुआ है। जैसे मान लो मैंने 1 तारीख को इशू किया, 1 तारीख को एसबीआई से लिया ये, है ना, और मैंने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, तो विद इन 15 डेज पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू इनकैश इट। समझ में आ गया? उसके बाद कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ एलिजिबल होती हैं? क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं ये दे सकता हूँ? नहीं। अगर ऐसा होता तो ब्लैक मार्केट जितना भी ब्लैक मनी है वो सारा वाइट में लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं ना। कोई भी छोटी पार्टी खोल लो, 4 लोगों को कोई पार्टी रजिस्टर करा लो और जितना भी पैसा है वो रोटेट करो यहाँ से, है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ एलिजिबल होती हैं? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो एलिजिबल होती हैं डोनेशन करने के लिए, जिनको आप दे सकते हो? वो कौन सी होती हैं? जिनको एटलीस्ट 1% ऑफ वोट मिला हो लास्ट लोकसभा के इलेक्शन में, ठीक है, 1% ऑफ वोट मिला हो इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन या फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन। समझ में आया? और वो रजिस्टर्ड हो किसके अंदर? सेक्शन 29A ऑफ आरपीआई एक्ट 1951 के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो। तो कौन सी पार्टीज़ हैं? पार्टीज़ हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट्स। 1% ऑफ वोट्स किस में? लास्ट लोकसभा के इलेक्शन में, ठीक है, लास्ट लोकसभा के इलेक्शन में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर जो स्टेट असेंबली होती है उसके इलेक्शन में, ठीक है। तो उसके इलेक्शन में अगर मिला हो, अगर 1% ऑफ वोट मिला हो और वो रजिस्टर्ड हो सेक्शन 29A आरपीआई एक्ट 1951 के अंदर, तो उसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आप डोनेशन दे सकते हो, है ना। आगे बढ़े। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले नाम से देखते हैं व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन, क्या होता है आर्बिट्रेशन, क्या होता है आर्बिट्रेशन? मतलब समझौता कराना, ठीक है। आर्बिट्रेशन क्या होता है? समझौता कराना। मान लो मेरे और आपके बीच में लड़ाई हो गई, है ना। मैं बोल रहा हूँ यार यूपीएससी में इस बार प्रीलिम्स में ज्योग्राफी ज़्यादा आएगा, आप बोल रहे हो नहीं ज्योग्राफी सर ज़्यादा नहीं आएगा, हिस्ट्री ज़्यादा आएगा। अब हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया, अब हम लड़ने लगे कि भाई कौन सही है। तो हम क्या करेंगे? किसी तीसरे बंदे को बुलाएंगे। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, वो बंदा आएगा, है ना, वो बोलेगा अच्छा ठीक है मैं एनालाइज़ करता हूँ, ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं पिछली बार में, हिस्ट्री के भी बहुत आ रहे हैं, तो बराबर चांस है ना। तो ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा हमारे बीच में समझौता करवा रहा है ना। ही इज़ कॉल्ड द आर्बिट्रेटर। तो ये दोनों की सिचुएशन को एसेस करेगा कि भाई तुम्हारे पॉइंट्स क्या हैं, तुम्हारे पॉइंट्स क्या हैं, और फिर क्या करेगा? ये एक डिसीजन सुनाएगा। ये आर्बिट्रेटर जो है ये एक डिसीजन सुनाएगा दैट वुड बी बाइंडिंग। अगर इसने बोल दिया कि नहीं ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो मैं जीत गया। मतलब कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, मतलब अब आपको कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन में क्या होता है? अब इसमें क्या होता है? अब ये ज्योग्राफी हिस्ट्री की लड़ाई के लिए मैं कोर्ट थोड़ी चलाऊंगा कि भाई चलो आओ कोर्ट में लड़ते हैं जाके, है ना, नहीं। तो आर्बिट्रेशन इसीलिए आता है ताकि लिटिगेशन ना हो। लिटिगेशन मतलब आप कोर्ट में जाके ना लड़ो,
क्योंकि कोर्ट में अगर आप जाके लड़ोगे तो उसमें ज़बरदस्ती का पैसा खर्चा होगा, टाइम वेस्ट होगा, कोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगा, है ना, कितना सारा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए लिटिगेशन ना हो, उससे पहले ही डिस्प्यूट सेटल हो जाए, ये आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट है ना। अब इसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है आर्बिट्रेशन, यहाँ देख लेते हैं। एक होता है आर्बिट्रेशन, एक होता है कंसिलेशन, एक होता है नेगोशिएशन और एक होता है मीडिएशन। ठीक है, ये चारों ही जो प्रोसेस हैं इनमें कोर्ट का चक्कर नहीं होता है। ये चारों ही प्रोसेस जो हैं ये लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए होते हैं। यह सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी कि ये लिटिगेशन को अवॉइड करते हैं। लिटिगेशन मतलब कोर्ट में जाके आप केस ना लड़ो, उसको अवॉइड करने के लिए ऑल दीज मेथड्स आर देयर। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड। अल्टरनेट डिस्प्यूट क्योंकि हम कोर्ट में नहीं जा रहे, नॉर्मली डिस्प्यूट होता है तो हम कोर्ट में चले जाते हैं। अब इसका अल्टरनेट क्या है कि आप बाहरी समझौता करो, कोर्ट के बाहर ही जाके समझौता कर लो, है ना। दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, तो अब समझ में आया आर्बिट्रेशन में क्या होता है। तीसरा बंदा आता है और तीसरा बंदा आके हम दोनों के बीच में, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है और यहाँ पे एक पर्सन सी आ गया। ठीक है, तो ए बी और सी, है ना। तो ये सी आके जो है वो हम दोनों के बीच में समझौता कराएगा और ये जो डिसीजन सुनाएगा दैट वुड बी बाइंडिंग। ये ध्यान रखना, दैट वुड बी बाइंडिंग। ठीक है, ये समझ में आया, दैट वुड बी बाइंडिंग। ये डिसीजन को हम दोनों को मानना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। अगर यही बंदा अगर बाइंडिंग डिसीजन ना सुना के नॉर्मल डिसीजन सुनाता है कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, अब तुम लोग देख लो आपस में, है ना। तुमको अगर कोर्ट में जाना है इसमें लड़ने के लिए तो चले जाओ, नहीं जाना है तो ये मान लो। अगर डिसीजन बाइंडिंग ना हो तो उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कंसिलेशन। समझ में आया, दैट इज कॉल्ड कंसिलेशन। व्हाट इज कंसिलेशन? इट इज़ अ नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन। तो ये जो तीसरा बंदा है जो आर्बिट्रेशन में जो है वो बाइंडिंग रिकमेंडेशन दे रहा था, वो कंसिलेशन में क्या करता है? नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, वो बस लॉ को एक्सप्लेन कर देगा कि भाई देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है, अब आप देख लो, है ना, आपको क्या करना है ना। लॉ के हिसाब से तो ये चीज़ सही है, अगर आपको अभी भी नहीं मानना है तो आप कोर्ट जा सकते हो। दैट इज कॉल्ड कंसिलेशन। समझ में आया, दैट इज कॉल्ड कंसिलेशन। ठीक है, अब दीज आर द मोड्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद 2 हम और चीज़ों की बात कर लेते हैं, एक है नेगोशिएशन और एक है मीडिएशन। ठीक है, तो नेगोशिएशन और मीडिएशन में क्या होता है? देखो, मीडिएशन में क्या होता है, मीडिएटर कौन होता है? बिचौलिया, है ना। बिचौलिया मतलब जैसे मान लो 3 लोग हैं, है ना, 3 लोग हैं, है ना, 3 लोग हैं। अब तीसरा बंदा आके मीडिएट कर रहा है इनके बीच में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है इसको, ये हेल्प कर रहा है, ये दोनों के इशू समझ रहा है ना। ये किसी एक पार्टी का नहीं है, है ना, ये ना मेरा दोस्त है ना आपका दोस्त है, ये कोई तीसरा बंदा है जो आके हमारे बीच में मीडिएट कर रहा है। ये मेरा भी पॉइंट सुनेगा, ये आपका भी पॉइंट सुनेगा, है ना, और फिर ये कोशिश करेगा कि आप दोनों के बीच में एक समझौता हो जाए। ये कोई डिसीजन नहीं देगा, न कुछ नहीं कराएगा, ये बस ऐसे कोऑपरेट करेगा दोनों के बीच में कि हाँ अच्छा ये आदमी ये बोल रहा है, ये आदमी ये बोल रहा है, तो मेरे को लगता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा सही है, इस टाइप से। ये बस हेल्प करेगा डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। ना ही ये कोई डिसीजन देता है, ना ही कोई इसका रोल है। बस ये क्या करता है, ये एक बिचौलिया है जो मीडिएट करता है बीच में। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मीडिएशन। ठीक है, जब ये कोई भी डिसीजन नहीं सुनाता है ना, बस ये हेल्प करता है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मीडिएशन। नेगोशिएशन में क्या होता है? व्हाट इज नेगोशिएशन? तो नेगोशिएशन वॉलंटरी चीज़ होती है। नेगोशिएशन में क्या होता है, इसमें हम बेसिकली एक सॉल्यूशन पे निकलते हैं। कैसे? मान लो मेरे और आपके बीच में अगेन लड़ाई हुई, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना लॉयर लेके आऊँगा, है ना, मैं अपना लॉयर एक लेके आऊँगा, आप अपना लॉयर लेके आओगे, है ना। फिर वो बीच में टेबल में बैठ के नेगोशिएट करेंगे कि भाई देखो ऐसा है, गलती तुम्हारी है, तुम इतना कंपेंसेशन पे कर दो, है ना, और हम तुमको जाने देंगे, हम कोर्ट में केस नहीं करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशन। आप नेगोशिएट कर रहे हो, है ना, आप नेगोशिएट करो, दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशन कि हाँ ठीक है, अब मेरी गलती है, मैं आपको इतना कंपेंसेशन दे रहा हूँ, खत्म करो यहीं पे केस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएशन। ठीक है, तो ये समझ में आया। दीज आर 4 मेथड्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब इंपॉर्टेंट बात न्यूज़ में ये है कि ये भाई इसको अमेंड किया गया है। क्या अमेंडमेंट आया इसमें? व्हाट इज अमेंडमेंट? तो पहले क्या होता था, इससे पहले जो लॉ था आर्बिट्रेशन का, उसमें क्या था, जो आर्बिट्रेटर अपना डिसीजन सुनाता था, जो बाइंडिंग डिसीजन सुनाता था, उस पर कोर्ट जो है उसका कोई रोल नहीं था। कोर्ट स्टे ऑर्डर नहीं लगा सकता था उस पर पहले। बट अब जो ये 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ है, जो 2021 में अमेंडमेंट हुआ है, इसमें क्या बोला है इन्होंने? इसमें ये बोला है कि जो कोर्ट है वो स्टे ऑर्डर दे सकता है। समझ में आया?
मान लो आर्बिट्रेटर ने जो डिसीजन सुनाया, जो आर्बिट्रेटर होता है, जो बिचौलिया होता है, जो अभी बीच में डिसीजन सुना रहा था, बाइंडिंग डिसीजन जो सुना रहा था, उस डिसीजन को हम बोलते हैं आर्बिट्रल अवॉर्ड, ठीक है। उस डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रल अवॉर्ड, ठीक है। तो ये जो आर्बिट्रल अवॉर्ड है, ये जो डिसीजन है आर्बिट्रेटर का, उस पे जो कोर्ट है वो स्टे ऑर्डर लगा सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि इसने जो डिसीजन सुनाया है ये फ्रॉड से आया है, या करप्शन से आया है, या कुछ XYZ चीज़ हुई है, कुछ फ्रॉड हुआ है ना, तो वो क्या करेगा? कोर्ट जो है वो स्टे ऑर्डर लगा देगा। समझ में आया? कोर्ट स्टे ऑर्डर लगा देगा। बस यही इसमें चेंज आया है, पहले नहीं लगा सकता था, अब लगा देगा, है ना। दूसरा क्या है, जो क्वालिफिकेशन है आर्बिट्रेटर्स की, है ना, जो ये जो बीच बिचौलिया आ रहा है, क्या है आप किसी को भी ला सकते हो यहाँ पे बिचौलिया को? नहीं, पहले आप नहीं ला सकते थे। उसमें 8th शेड्यूल में क्या था, 8th शेड्यूल जो इसका एक्ट था उसमें बेसिकली क्वालिफिकेशंस डिफाइन थी, अब उसको इन्होंने हटा दिया है। अब उसको इस 8th शेड्यूल को इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। जो भी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉर्म्स थे इस बंदे के, जो तीसरा बंदा आएगा उसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये क्वालिफिकेशन सब डिसाइड कौन करेगा, है ना। अब अभी तो पता नहीं है कुछ कौन डिसाइड करेगा। पहले तो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी वो डिसाइड करती थी, ठीक है। अभी क्या है, अभी इसको हटा दिया है ना, अभी हटा दिया है। तो 8th शेड्यूल को हटाने के बाद क्या हुआ है, सॉरी, पहले क्या था, 8th शेड्यूल के अंदर क्वालिफिकेशन डिफाइन थी, तो कोई डिसाइड नहीं करता था, इसी को ही लोग फॉलो करते थे। बट अभी क्या है, अभी ये जो डिसाइड कौन करेगा, अभी ये डिसाइड करेगा आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ में आया? अभी ये क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या था, पहले क्वालिफिकेशन में क्या थी कि भाई एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, कम से कम 10 साल एज एन एडवोकेट उसने काम किया हो, या फिर कोई ऑफिसर हो इंडियन लीगल सर्विस का, तभी वो आर्बिट्रेशन करा सकता है। पहले ये क्वालिफिकेशन थी, अब जो है ये क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर इससे रिलेटेड न्यूज़ ये है कि नीति आयोग ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक। बस आपको इसमें यही याद रखना है कि ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक जो है ये किसने लॉन्च करी है? दिस इज़ लॉन्च बाय नीति आयोग, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आगे आने वाले लेक्चर्स भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आगे भी आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।